नमस्कार प्यारे खागड़ों, हम हाजिर हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। तो मित्रों, यहां बात चल रही है 11वीं कक्षा एनसीईआरटी की पुस्तक हिंदी की आरोह भाग 1 और इसी के अध्याय 4 में बात करेंगे हम बाल मुकुंद गुप्त की, और उनके द्वारा लिखा गया अध्याय है विदाई संभाषण, जिसके मूल अध्याय का एक पार्ट बन चुका है और सेकंड पार्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को भी सुखी न होने दिया, इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। यहाँ तक हमने पूर्ण कर लिया था। तो निश्चित रूप से अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं आगे क्या कुछ हमको मिलता है, वो देख लेते हैं। हाँ, तो आगे यहाँ से शुरू करते हैं। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। मतलब क्या तो लोगों ने आपके बारे में सोचा था और क्या आज आपके आपका जो ये चला यहाँ पर 5 साल तक शासन रहा और इसके पश्चात आपकी क्या शान हो गई है। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। तो जाहिर सी बात है, कर्म से व्यक्ति नीचे गिर जाता है और उसी से ऊपर उठ जाता है। और यही कार्य किसने किया? लॉर्ड वायसराय कर्जन ने किया। कंजर नहीं कहना है। अलिफ लैला के अलहदीन, यहाँ पे अल्लाह दिन जो आप कहते हो ना, अल्लाह दिन आओगे और चिराग में 3 मांगांगा पार, वही है। ये पहले चलता था अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला, दुनिया बदल रही है ना है आनी जानी, वही है ये अलिफ लैला। तो अलिफ लैला की अगर बात करें तो ये अरबी कहानी है। ये क्या है? एक अरबी कहानी है, या कह सकते हैं प्रसिद्ध अरबी कहानी। और ये अलादीन है, वो उसका एक क्या है? कहानी का पात्र है। तो इसके पश्चात जो अलादीन का चिराग दिया गया है, तो उसका अर्थ तो वैसे तो ये क्या हो जाएगा, सही भाषा में इसका नाम हो जाएगा अलादीन। ठीक है। तो अलहदीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर। तो खलीफा का अर्थ क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा खलीफा नाम, लेकिन खलीफा का अर्थ होता है बादशाह। यहाँ हमारे राजा कह देते हैं। बगदाद क्या है? ये राजधानी है किसकी? इराक की। इराक की राजधानी कौन सी है? बगदाद। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी। भाई, उन्होंने तो इतना कुछ नहीं देखा जितना आपने दिल्ली दरबार में देखा। अगर बात करें आपकी और आपकी लेडी, अर्थात आपकी मैडम, वैसे लेडी औरत हो गई, तो आपकी कुर्सी भी किससे बनी थी? सोने की। और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उसकी पत्नी की चांदी की। आपका छोटा भाई था और आपकी पत्नी थी, उनकी कुर्सी कैसी थी? किस धातु की बनी हुई थी? चांदी की बनी हुई थी। आप दाहिने थे, वह बाएं। आप प्रथम थे, वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने, अब यहाँ अगर बात करें ना, देखो भारत के राजा, तो भारत किसका हुआ? भारतीय राजाओं का। लेकिन बाहर के अंग्रेज आकर वायसराय लॉर्ड कर्जन, जो कि किस पे बैठ रहे हैं? सोने की कुर्सी पे बैठ रहे हैं। देखो, बाहर का व्यक्ति सोने की कुर्सी पे बैठ रहा है, जबकि जो भारतीय राजा है, जिसे वो छोटा भाई मानते हैं, उसे किसकी कुर्सी पे बिठाया जा रहा है? चांदी की कुर्सी पे बिठाया जा रहा है। विडंबना की बात है, बताओ।
बाहर का व्यक्ति आके जिस स्थान का अधिकारी, जिस सोने की कुर्सी का अधिकारी हमारा भारतीय राजा होना चाहिए था, वही आज चांदी की कुर्सी पे बैठ रहे और अंग्रेज सोने की कुर्सी पे बैठ रहे। ये बात यहाँ पे समझानी चाहिए, एक व्यंग्य के तौर पे ये व्यंग्य किया गया है यहाँ पे। उसका कोई सगा छोटा भाई नहीं है, जबकि भारतीय राजा जो उनके गुलाम थे अंग्रेजों के, उनको चांदी की कुर्सी दी जाती थी। समझ में आई? तो यहाँ पे प्रथम तो उनको माना जाता था, जबकि भारतीय राजाओं को दूसरा माना जाता था। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। अब देख लो, हालांकि भारतीय राजाओं को सलाम पहले किया जाता था, जब से अंग्रेज़ आए हैं तो सलाम सबसे पहले किसको किया जाता है? अंग्रेज़ों को किया जाता है। सलाम का अर्थ क्या होता है? नमस्कार, प्रणाम। ठीक है। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। ओदा, चंवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़ कर थे। अब देखो, ओदा तो क्या होता है? हाथी की पीठ पर कसा जाता है, हाथी की पीठ पर बैठने के लिए, बैठने के लिए कसा जाने वाला आसन क्या हो जाएगा? ओदा। ठीक है। चंवर क्या होता है? ये सजावट होती है हाथी की सिर पे, सूंड पे इत्यादि पे। और जो छत्र है वो जिस ओहदे पे कोई व्यक्ति बैठता है उसके ऊपर धूप न लगे, बारिश न लगे, इसलिए उसके ऊपर छत्र लगाया जाता है और वो सबसे अंग्रेज़ों का सबसे अच्छा होता था। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था। महाराज एडवर्ड कौन था? ब्रिटेन का महाराजा, ब्रिटेन का महाराजा। ठीक है। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई। अच्छा, जंगी लाट क्या होता है? जंगी का अर्थ क्या होता है? जंग करने वाला। और लाट उस समय क्या कहा जाता था? अफसर को कहा जाता था। मतलब क्या हो गया? सेना का बड़ा अधिकारी क्या कहलाता था? जंगी लाट कहलाता था। ठीक है। सिर के बल नीचे आ रहे, मतलब आप जब 5 वर्ष आपके पूर्ण हो गए तो भारतीय जनता के सामने सिर्फ आपकी स्थिति एक सेना के जो बड़ा अफसर होता है, बड़ा अधिकारी होता है, उसके मुकाबले में सबसे नीचा आपका स्थान था। आपने उसके विरुद्ध भी क्या खाई? पटकनी खाई। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके, मतलब आप इस स्थिति में भी नहीं थे कि आप पद त्याग की भी क्या कर सको, उनको धमकी दे सको। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। तो आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। धीर मतलब धैर्य रखने वाले, और गंभीर का अर्थ क्या हो जाता है? गंभीर स्वभाव वाले। ठीक है। और इसके अलावा उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार कौंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृत्वता देते समय दिवाला निकाल दिया। अच्छा, इसका अर्थ देख लो। अब इस पूरी पंक्ति ये थोड़ी कठिन है, हालांकि आपका स्वभाव धीर गंभीर था, लेकिन उस धीर गंभीरता का आपने इस बार क्या किया? कौंसिल का अर्थ क्या होता है? राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। तो आपने राज्यसभा में जिस बेकानूनी का अर्थ क्या होता है? जिस पे कानून नहीं बनना चाहिए था उस पे आपने क्या कर दिया? कानून पास कर दिया। और अपने कन्वोकेशन, कन्वोकेशन का अर्थ क्या होता है? दीक्षांत समारोह है। मतलब जहाँ आप क्या ले रहे थे? दीक्षा ले रहे थे, उस समारोह में आपने वक्तृत्वता का अर्थ क्या होता है? भाषण।
तो भाषण देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफ़ा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। मतलब अब आपके शासन की जड़ हिल गई है, क्योंकि आप बार बार इस्तीफ़ा देने की क्या करने लग गए थे, जिद करने लग गए थे। अच्छा, इस्तीफे का अर्थ क्या होता है? त्यागपत्र। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। तिलांजलि देना मतलब किसी वस्तु को त्यागना, ठीक है। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। हाकिम का अर्थ क्या होता है? अधिकारी। भाई आपका शासन इतना खतरनाक था कि अधिकारी तक आपकी ताल पर नाचते थे, मतलब जैसा आप कहते थे वैसा वो करते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। तो देखो उस समय क्या था कि घंटी वगैरह बजाई जाती थी डोरी से, और घंटी बजते ही राजा भी क्या करते थे, उनके सामने हाजिर रहते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला, मतलब उन्हें नष्ट कर दिया, उनके शासन को, उनके साम्राज्य को नष्ट कर दिया। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। मतलब जिन राजाओं ने आपकी गुलामी स्वीकार कर ली, उनको आपने क्या बना दिया? बड़े बड़े पदों के अधिकारी बना दिया। जिसने साथ नहीं दिया उन्हें तोड़ दिया। बस यही करना था और वो किया आपने। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई। पायमाल का मतलब क्या होता है? दुर्दशाग्रस्त। आपकी शिक्षा क्या हो गई? आपकी जो मतलब इस देश की जो शिक्षा थी उसकी दुर्दशा क्या हो गई? खराब हो गई। स्वाधीनता उड़ गई। बंग देश के सिर पर आरह रखा गया। बंग देश क्या होता है? देखो बंगाल को भारत से अलग कर दिया गया था उस समय, जिसे बंग विभाजन कहते हैं। उस समय बंग किसे कहते हैं? बंग किसे कहते थे? अविभाजित बंगाल को कहते थे। मतलब ऐसा बंगाल जिसका अभी तक विभाजन नहीं किया गया था, तो वो क्या हो गया? अविभाजित बंगाल। आरह का मतलब क्या होता है? आरह का मतलब होता है आरा, और आरे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लकड़ी को चीरने में, चीरने या काटने में, ठीक है। आह, इतने बड़े माई लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका। मतलब अब उन लॉर्ड का कोई कहना नहीं मानता था, और उनकी इच्छित, जो उनकी इच्छा के अनुसार पद था, तो उनके ऊपर भी उनकी कोई इच्छा मानता ही नहीं था, और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफ़ा दाखिल करना पड़ा। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। तो यहाँ तक आपको भली प्रकार से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, मतलब पहले तो आप बहुत ऊंचे चढ़े, मतलब आपका शासन बहुत बढ़िया लगा, लेकिन फिर गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। फिर आपका शासन क्या हो गया? बिल्कुल ही बेकार हो गया। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। हालांकि अभी तक आपको ये तो हो गया था कि अब आपको पद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप उस पद को नहीं छोड़ने वाले थे। अदना का मतलब क्या होता है? छोटा, जिसका कोई महत्व नहीं हो, ठीक है। नोटिस का अर्थ क्या होता है? सूचना।
आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे, पतन का अर्थ क्या होता है? अवनति। उन्नति का विपरीत क्या होता है? अवनति। इस अवनति के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले? शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है। शासक का अर्थ राजा होता है, तो कुछ तो आपका कर्तव्य बनता था, लेकिन आपने कोई भी कर्तव्य नहीं निभाया। यह बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? मतलब वो शासन नहीं होता जिसमें आप मनमाना हुक्म चलाएं, आप किसी की सुने ही न, वो शासन कभी नहीं होता। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना? अच्छा, ये याद रखो, कान न देना, किसी की बात पर कान न देना मतलब बात को क्या कर देना? बात को अनसुना कर देना। ठीक है। और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है, ये लॉर्ड के अनुसार। एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं उनके पास। केसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं। मतलब तुमसे अच्छा तो केसर और जार भी ठीक है, जो कम से कम प्रजा के घेरने से बात तो सुन लेते हैं, लेकिन आप तो वही नहीं सुनते। पर आप तो एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। कभी ऐसा होने ही नहीं दिया आपने। अच्छा, अब केसर का अर्थ क्या है ये सुन लो अब ध्यान से, ये दिया हुआ है नीचे। तो रोमन तानाशाह है, जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द, जो तानाशाह जर्मन शासकों के 962 से 1900 ये 1862 ही होगा और तो क्या होगा, 962 से 1876 तक के लिए प्रयोग होता था। ये तो है केसर, ये एक शब्द है। केसर शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होता था? जर्मन शासकों के तानाशाहों के लिए प्रयोग होता था। और ये कब बना था? ये जूलियस सीजर के समय बना था। ये उनके नाम से ही बना था, ये एक उपाधि मान लीजिए एक प्रकार से, वो भी ध्यान दे देते थे। अच्छा, फिर जार का अर्थ क्या होता है वो सुन लीजिए। यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है, जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों, किसके लिए प्रयोग होता है? रूस के तानाशाह शासकों, जो 16वीं सदी से 1917 तक के लिए प्रयुक्त होता था। इस शब्द का पहली बार बुल्गेरियाई शासक 913 में के लिए प्रयोग हुआ था। मतलब ये उपाधियाँ थी, जैसे अपने राजा को यहाँ महाराजाधिराज कहते हैं ना, उसी प्रकार रूस के तानाशाह को जार कहा जाता था और जर्मन के तानाशाह को केसर कहा जाता था। समझ में आई बात? अब वहीं आगे और देखिए, नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार। अच्छा, नादिर शाह को समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नादिर शाह, ये नादिर शाह है, देख लो। 1688 से 1747 तक, 1736 से 1747 तक ईरान के शाह रहे। अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ प्रसिया के नाम से भी जाने जाते थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने आक्रमण के लिए भेजा था, ये याद रख लेना। तो साथियों, यहाँ तक आपको भली प्रकार से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट पर चर्चा करेंगे। मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ इस अध्याय के, क्योंकि ये थोड़ा कठिन है, एक भाषण के रूप में, एक निबंध के रूप में है, ताकि आपको भली प्रकार से थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम जितना अंश इस अध्याय का बचा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और इसके अलावा जितने प्रश्न बचे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे।
तो उम्मीद है भली प्रकार से समझ में आया होगा। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।